हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। ये सीरीज पीरियोडिक टेबल का चल रहा है और ये छठा लेक्चर है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर के। पिछले लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, इस पर चर्चा किए थे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखे थे और कुछ क्वेश्चंस उसको डिस्कस किए थे वहाँ पर। आज हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, नाम है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा। इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम गेन करेगा तो क्या फिनोमेना होगा, उसी चीज पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक न्यूट्रल एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं और ये चीज़ पहले से स्पष्ट है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है वो ना सॉलिड स्टेट में होता है ना लिक्विड स्टेट में होता है, वो होता है गैसियस स्टेट में। इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हमेशा गैसियस स्टेट में ही होगा। यहाँ पर फिर से एक वही डिफिनेशन आने वाला है, बस चीज़ बदल रहा है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जहाँ हम निकाल रहे थे, इस फिनोमेना में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम में ऐड करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एटम में तो वहाँ से एनर्जी बाहर निकलता है। ये याद रखना है आपको। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जनरली, मतलब कि ये कहीं कहीं पर एंडोथर्मिक भी होगा। तो वही बात कर रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में, तो वो इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है एटम के अंदर, तो जैसे ही वो एंटर करता है वहाँ से कुछ एनर्जी बाहर निकलता है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the valence shell of an isolated gaseous atom known as electron affinity। जैसे X कोई एटम है और इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन होता होगा, तो क्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है। और ध्यान रहे कि फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो वो उस पर निगेटिव चार्ज आया और उसके बदले में कुछ एनर्जी बाहर निकला, और इसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली हम एक्सोथर्मिक देखते हैं, लेकिन ये कभी कभी इंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हमें अपनी ताकत लगाना पड़ सकता है। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई चीज़ पहले से स्टेबल है तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो एटम स्टेबल है वो न इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है न इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अगर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है कोई एटम, वो पहले से अस्थाई है, पहले से अगर ऑक्टेट पूरा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो अगर इस केस में आप अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो आपको बाई फोर्सली ज़बरदस्ती उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ताकत से उसमें ऐड करना पड़ता है। और ऐसे में ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक नहीं होकर के एंडोथर्मिक हो जाता है। या अगर किसी एटम पर पहले से माइनस चार्ज अपीयर है और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसका रिपल्सन होने लगता है जो उस एटम के ऊपर माइनस चार्ज है उसके साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद का निगेटिव चार्ज होता है। और जब ये किसी निगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन ऐड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन और उस निगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो एक्सोथर्मिक नहीं होकर के इंडोथर्मिक होता है। जितना एनर्जी निकलेगा उससे ज़्यादा ताकत लगा करके आपको अपना एनर्जी लगा के उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम के अंदर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरली
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जनरली क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, एटम इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और जब माइनस चार्ज आ जाता है तो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में वो रिपल्सन फील करता है, तब उस प्रोसेस में एक्सोथर्मिक नहीं होकर के वो एंडोथर्मिक हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑन आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए अगर हम बात करें तो ये हमेशा ही क्या होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डेवलप करता है। जैसे यहाँ पर X माइनस है और अब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा तो ये रिपल्सन फील करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो होता है माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज के साथ क्या करेगा, रिपल्सन, और यहाँ पर X2 माइनस बनाएगा, लेकिन ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं यहाँ पर, जैसे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो O माइनस बना और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। यहाँ का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, एनर्जी बाहर निकल रहा है, 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर निकल रहा है। अब क्या करते हैं, अब ये जो O माइनस है, अब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज इसके साथ जैसे ही आएगा तो रिपल्सन फील करेगा, तो जब ये रिपल्सन फील करेगा तो ये O2 माइनस यहाँ पर होगा, O2 माइनस बनेगा, लेकिन रिपल्सन के कारण यहाँ पर एडिशन तो हो नहीं पाएगा, तो आपको अपना फोर्स लगाना होगा। 744 किलो जूल एनर्जी आपको खुद से अपने तरफ से इसमें देना पड़ता है, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो पाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐड करते हैं इसको, O माइनस से O माइनस कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये आएगा ऑक्सीजन और यहाँ आएगा O2 माइनस, तो यहाँ पर ये -141 और 744 ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ, O से O2 माइनस बनने में 603 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग गया, रिलीज नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ही होंगे या निगेटिव ही होंगे, यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होता है, जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होता है। ठीक है तो यह कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर के, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनिगेटिव एनायन, जितने भी पॉलीनिगेटिव एनायन, पॉलीनिगेटिव मतलब पॉली मतलब बहुत सारा, मेनी एक से ज़्यादा, निगेटिव यानी माइनस चार्ज, किसी भी एटम में अगर एक से ज़्यादा माइनस चार्ज है तो उसी को बोलते हैं पॉलीनिगेटिव अनायन, जैसे कि O2 माइनस, N3 माइनस, C4 माइनस एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक होगा, यानी हीट क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा, हीट अंदर देना पड़ेगा उसको ऐड करने के लिए। अब चलिए ये तो हो गया। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। देखिए इस भाषा को हम लोग पहले यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, ये क्या लिख रहा है, ये एलिमेंट है X, इसको समझते हैं, ये एलिमेंट है X, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया, X माइनस। लेफ्ट से राइट जाइए, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, X माइनस बना। अब इसको इधर से इधर पढ़िए, X माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कीजिए तो क्या बन जाएगा, X बन जाएगा। तो X से X माइनस बनना कौन से प्रोसेस में आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले केस में आएगा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं उसमें से तो उस फिनोमेना का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
तो इसका तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हटाने में लगता है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करेंगे तो उतना ही एनर्जी फिर से लगाना पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़े तो एनर्जी बाहर निकला, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को उसमें से हटाएंगे तो जितना एनर्जी बाहर निकला उतना ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, एक्स माइनस में से तो इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए आयोनाइजेशन होगा, जबकि एक्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। ध्यान दीजिए, एक्स से एक्स माइनस जाना ये कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड करके, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कौन सा टर्म डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्स माइनस से एक्स का आना ये कब होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म कहलाता है। मतलब कि जितना एनर्जी लगा करके इलेक्ट्रॉन ऐड होने में जितना एनर्जी आपको मिला, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में वही एनर्जी आपको दोबारा लगा करके निकालना होगा। मतलब कि इसके लिए होता है टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसके लिए होगा टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है और वही चीज यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर न्यूट्रल एटम है। अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करा था, अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं, माइनस ई, यानी एक न्यूट्रल एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर करेंगे तो X प्लस बन जाएगा। तो फिर उसी तरह से अगर X प्लस में वही इलेक्ट्रॉन जो निकला है ऐड कर देंगे तो फिर से X बन जाएगा। यानी कि X से X प्लस जाना आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कारण होगा और X प्लस से फिर से X आना ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंतर्गत होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी होगा क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X प्लस, क्योंकि इसमें तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो ध्यान दीजिए, दोनों ही तरह पर के बात के लिए हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करता है, देखते हैं। सबसे पहला है एटॉमिक साइज। देखिए, अगर एटम का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस दूर होगा, और जब न्यूक्लियस दूर होगा तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका अट्रैक्शन कमजोर होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। मतलब कि जब अट्रैक्शन कम होगा बड़ा एटम होने के कारण, तो अट्रैक्शन कम होने से एनर्जी कम निकलेगा, और एनर्जी कम निकलेगा मतलब कि वही बात हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर एटम का साइज क्या है, छोटा है, तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा तो इसका बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन उसके साथ होगा, बड़ा अट्रैक्शन, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन जोर से टकराएंगे और उसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो बिगर द साइज लोअर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ एटम हायर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इन्वर्सली हो गया। साइज होगा छोटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ज़्यादा, और साइज होगा ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा कम। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया एटॉमिक साइज, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पहला फैक्टर है। देखने का तरीका है कि साइज देखिए, साइज में वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। ये ए नंबर हो गया। बी नंबर में देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम ZEFF से लिखते हैं, और हम
प्रीवियस क्लासेस में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जेड इफेक्टिव है क्या। ये है टोटल अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टोटल अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? सोचिए इसको, यहाँ पर जरा सोचिए कि अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के खींचेगा, तो जितना ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा जोर से टकराएगा, और जितना ज़्यादा जोर से टकराएगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जेड इफेक्टिव का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज होता है। इस पर कई सवाल भी हम लोग देख चुके हैं। तो पहला फैक्टर हो गया साइज और दूसरा फैक्टर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जेड इफेक्टिव के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सी नंबर में आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कोई हाफ फील्ड है, स्टेबल है, वो नहीं लेना चाहेगा, फुल फील्ड है, स्टेबल है, वो नहीं लेना चाहेगा। एज फॉर एग्जांपल कि NS1 NS2, अब NS2 तो क्या है, पूरा भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा क्योंकि ऐसे में इसका स्टेबिलिटी खराब हो जाता है। जबकि NS1 में इसका ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या होगा, ऐड होगा। तो NS1 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा जोर से टकराएगा और इसमें तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी NS2 से ज़्यादा है। वही अगर हम NP2 और NP3 की बात कर लें तो P हाफ फील्ड है, यहाँ पर फुल फील्ड 6 होता है, हाफ फील्ड 3 होता है। ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, लीस्ट स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। जबकि NP3 स्टेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, तो इसका एफिनिटी कम होगा, इसका एफिनिटी ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पीरियड के अलोंग जरा सा डिस्कस करते हैं इसमें कि क्या हो रहा है। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2s2, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2p3, इसका हो जाता है 2p6। क्यों उस एलिमेंट्स को हाईलाइट किया गया हुआ है? क्योंकि उसमें कुछ बात है। ठीक है, वैसे जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा या साइज घटेगा तो उसका एफिनिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, वो जितना लेना चाहेगा। मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन सब हैं, क्योंकि उसके अलावे भी कुछ बात है जो अभी हम लोग देखे हैं, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला। नियॉन जो है फुल फील्ड है, अगर हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की तुलना करें तो उन दोनों में फिर जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, हाफ फील्ड से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर नियॉन क्या है, फुल फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, इनर्ट गैस, वो इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं लेगा, जगह ही नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन के आने का, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे पीछे रख दिया गया। ठीक है, अब सवाल है 2s2 2p3, 2s2 पूरा भरा हुआ है ऑर्बिटल, इसमें भी इसके पास जगह नहीं है, जबकि यहाँ पर तो p में 3 जगह है भरने के लिए, हाफ फील्ड है, फिर भी एक एक इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो इसलिए बेरिलियम और नाइट्रोजन में बेरिलियम का फिर हो जाएगा और नाइट्रोजन का उसके बाद। तो ये तीनों एलिमेंट को क्या करना है, एक साथ पीछे रखना है। क्यों? क्योंकि ये सब स्टेबल वाले हैं। ठीक है, और ये होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसके दौरान एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं साइज फैक्टर पर। अब क्या बच गया, इसको छांट दीजिए, इसको छांट दीजिए, इसको छांट दीजिए, क्या बचा? अब बचा FOC, उसके बाद BLI। अब देखिए यहाँ पर शायद ये गलत लिखा हुआ है, रिवर्स होना चाहिए। बोरोन का साइज क्या है, बोरोन का साइज छोटा है लिथियम से, तो उसको ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है,
तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है इसको। चलिए, तो सेकेंड पीरियड में ये जो एक ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो इस तरह से आपको देखना है। अब आ जाते हैं ग्रुप में। देखिए ग्रुप पे क्या है, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर एक साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा, साइज फैक्टर। जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड, अभी ग्रुप पर बाद में बात करते हैं, पहले फ्लोरीन और क्लोरीन देख लेते हैं। ग्रुप में भी है और ये सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है और ये क्या है, थर्ड पीरियड का है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें भी P5 है, इसमें भी P5 है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा P6 करने के लिए। मगर इस दोनों में अगर तुलना करें तो एज यूजुअल लोग ये कहते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो जल्दी ले लेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो थोड़ा कम होगा। अगर साइज फैक्टर लगाएंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों? होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज होता है बहुत छोटा और क्लोरीन का साइज होता है थोड़ा सा बड़ा। साइज बहुत छोटा होने और मोस्ट इलेक्टिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है इसके चारों तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जमा हो जाने से बाहरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिपल्सन होने लगता है, तो ये इसके साथ नेट अट्रैक्शन नहीं कर पाता है। जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना में क्लोरीन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। और फ्लोरीन में साइज ज़्यादा छोटा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा होने के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिपल्सन महसूस होता है, नेट अट्रैक्शन फील नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल याद रखा जाए। एक क्वेश्चन पूछता भी है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में बताइए कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, और है तो क्यों है? तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा। फ्लोरीन का कम क्यों हुआ? क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वेरी स्मॉल साइज। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई अराउंड न्यूक्लियस, सो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फील रिपल्सन विथ देम। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आ जाते हैं, ये वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन को लेकर के एक्सेप्शन है, वैसे ही सल्फर और ऑक्सीजन को लेकर के एक्सेप्शन होगा। होना क्या चाहिए था कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, सल्फर का कम होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके कारण सल्फर इससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इसीलिए सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। सेम सिचुएशन सिलिकॉन और कार्बन में भी देखने को मिलता है। तो हर एक ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एक इरेगुलर पैटर्न इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर के देखने को मिलता है। जो चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो बात कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, देखिए यहाँ पर सभी में आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन और बेरिलियम, अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी जस्ट देखा था कि नियॉन सबसे पीछे आया था, नियॉन के बाद क्या था, बेरिलियम था, और उसके बाद फिर क्या था, बेरिलियम के बाद फिर नाइट्रोजन था। यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, बेरिलियम का होगा, उसके बाद फिर किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद फिर बोरॉन का, उसके बाद कार्बन का। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। चलिए नेक्स्ट है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड विच वुड बी इक्वल टू। अब बताइए, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जब क्लोराइड आयन बनता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब क्या होता है, क्लोराइड आयन बनता है, तो क्लोराइड आयन जब बनता है तो एक आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम जब क्लोराइड में गया तो वो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया। अच्छा, एनर्जी मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा ना,
तो which would be equal to, जो कि होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन के, जो होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन के, जो होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन के, या वो होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन के। आई थिंक क्वेश्चन हैज सम एरर, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज होना चाहिए जो कहीं पर छूट गया है, तो हम यहाँ से एक माइनस चार्ज यहाँ लगा देते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब ये क्वेश्चन में क्या है, कौन सा सही होगा? Cl माइनस मतलब कि क्या बना, द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोराइड आयन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस क्लोरीन एटम, इतना एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। यानी कि जब क्लोराइड बना तो इतना एनर्जी बाहर निकला, बाहर निकले का मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ होगा, यही ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन। तो आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन का अगर मान लीजिए आप देते हैं तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी यहाँ माइनस नहीं देना होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इसका आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतना है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ड्यू टू, क्यों, ऐसा क्या है? तो आप ऑप्शन पढ़िए, एनर्जी इज रिलीज्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस, है ना। एनर्जी रिलीज होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन O माइनस में ऐड करते हैं, ये तो गलत है। जब आप निगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, तब आपको अपना एनर्जी लगाना होगा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस, यस यहाँ पर ये सही है कि एनर्जी, अच्छा यहाँ पर एनर्जी इज नीडेड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, नहीं, न्यूट्रल ऑक्सीजन में ऐड करने के लिए एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है, ये आंसर होगा इसका। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर द हैलोजन सोज। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस बनाता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रोमीन का और आयोडीन का, तो ClFbRI यहाँ पर ये बोला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर द हैलोजन शोज द फॉलोइंग ट्रेंड। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बिगर होगा, फ्लोरीन का कम होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, तो ये 1 ऑप्शन होगा। देखिए क्लोरीन का फ्लोरीन से भी ज़्यादा और ब्रोमीन और आयोडीन से भी ज़्यादा, तो ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, किस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? F से F माइनस बनेगा तो, Cl से Cl माइनस बनेगा तो, O से O2 माइनस बनेगा तो, आपको पता है O से O2 माइनस बनेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये गलत है। इंडोथर्मिक फॉर फ्यू एलिमेंट्स, एक्सोथर्मिक फॉर फ्यू एलिमेंट्स, ऑलवेज इंडोथर्मिक, ऑलवेज। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, ये अभी डिस्कस किए थे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने का क्या मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, नहीं। तो देखिए तो Np3 हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबल है, तो ये लेना नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, मोस्ट स्टेबल है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which of the least negative? अच्छा, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और लीस्ट मतलब कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा किस में, सॉरी, मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन। निगेटिव का मतलब कि एनर्जी बाहर निकलता है, और एनर्जी बाहर निकलने का मतलब कि वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तब ना एनर्जी बाहर निकलेगा। अब देखिए कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, फ्लोरीन तो आसानी से लेगा नहीं, एक क्लोरीन है और एक फास्फोरस है, तो क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो मोस्ट नेगेटिव कौन हो जाएगा, क्लोरीन। तो 1 ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा 2, 3 और 4,
अब देखिए एंड विच लिस्ट इलेक्ट्रॉन, तो लिस्ट किस में होगा, तो फ्लोरीन में होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा और फ्लोरीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ निगेटिव साइन। तो इस क्वेश्चन को आपको सोचना है, व्हिच अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पेसीज। बस सीधा सीधा आपको यह बता देना है कि किसका सही ऑर्डर है। ध्यान दीजिए, फ्लोरीन का ज़्यादा नहीं होता है क्लोरीन से, वन ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, तो क्लोरीन ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, लेकिन हाँ सल्फर ज़्यादा होता है, ये सही लग रहा है। यहाँ पर सल्फर ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्लोरीन ज़्यादा है, फ्लोरीन ज़्यादा है। अब एक मिनट, सॉरी, पहले हमें इसमें और कुछ चेक करना होगा। चेक क्या करना होगा कि ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, ये है इस तरह से। इसका साइज थोड़ा क्या होगा, बड़ा, इसका साइज थोड़ा क्या होगा, छोटा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन एंड सल्फर से। अब फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, और ऑक्सीजन पीछे हो जाएगा, सल्फर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, CaLFSO। देखिए क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद F का है, उसके बाद S का है, उसके बाद O का है। ये ऑर्डर आना चाहिए। ये कहाँ दिख रहा है, सेकेंड में दिख रहा है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और कैसे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो आज इस लेक्चर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे और ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। उसका नाम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।